सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमने एक ये उपक्रम निकाला है जिसमें हम कला, साहित्य आदि विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से कुछ बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए रंगमंच की दुनिया के दो बड़े दिग्गज मौजूद हैं। महाकवि कालिदास ने रंगमंच को महासागर भी कहा है, जिसमें अन्य सभी ललित कलाओं की छोटी बड़ी नदियां आकर मिल जाती हैं, चाहे वो गीत हो, संगीत हो, प्रदर्शनकारी कला हो या ललित कलाएं हो। तो आज हम रंगकर्म पर बात करेंगे और रंगकर्म की साहित्य से कितनी कुर्बतें, कितनी दूरियां होंगी, इस पर ये सेशन होगा। हमारे सेशन के गेस्ट और होस्ट दोनों हमारे बीच आ चुके हैं। मैं आपको बहुत संक्षिप्त परिचय दोनों का दे दूं। इस सेशन को होस्ट करेंगे भारतीय नाट्य विद्यालय के पूर्व छात्र और अभूतपूर्व प्रतिभा के धनी श्री संगीत श्रीवास्तव जी। आपका जन्म सागर मध्य प्रदेश में हुआ। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से आपने विश्वविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त की और वहीं से रंगमंच की तरफ आपका रुझान हुआ, जो आपको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली तक ले गया, जहां आपने स्टेज क्राफ्ट का प्रशिक्षण प्राप्त किया और विगत 7 वर्षों से आप रंगकर्म और प्रशिक्षण में सक्रिय हैं। और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि संगीत भाई के निर्देशन में थोड़ा बहुत काम करने का मुझे अवसर मिला है। तो संगीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ आप जुड़े हैं। और देवियों और सज्जनों, मैं आपका परिचय करा दूं हमारे आज के सेशन के प्रमुख वक्ता से। हालांकि जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि आज समकालीन हिंदी रंगमंच के जो पर्याय बन चुके हैं, आदरणीय आलोक चटर्जी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आलोक चटर्जी साहब समकालीन हिंदी रंगमंच का एक जाना माना नाम है। बुंदेलखंड के दमोह जिले में आपका जन्म हुआ और बचपन से ही आप रंगमंच में सक्रिय हो गए और कला का ये संस्कार आपको विरासत में मिला है और वही आपको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक ले गया, जो जहां से आपने अभिनय में गोल्ड मेडल के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसके बाद आप अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश वापस आ गए और लगातार रंगकर्म व रंग प्रशिक्षण में सक्रिय हैं। आप एनएसडी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट और अनुपम खेर के इंस्टीट्यूट में भी एज अ मेंटर अपनी सर्विसेज दे चुके हैं और वर्तमान में आप मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक के पद पर आसीन हैं। और अब तो आलोक दा के प्रशिक्षित कई विद्यार्थी देश और दुनिया में, अभिनय की दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं। तो दादा, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं संगीत जी से अनुरोध करूंगा कि अब वो विधिवत इस सेशन को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ये सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है जिसमें हम रंगमंच और लिटरेचर की कनेक्टिविटी के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लिटरेचर या लिटरेचर जो शब्द है, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो एक ऐसा शब्द है जो लिटरा और एक लैटिन शब्द से निकलते हुए आता है और जहाँ पे एक मीनिंग बनता है जो है रिटन और प्रिंटेड वर्ड्स के बारे में, इन मीनिंग्स के बारे में बात करता है। और अगर हम रंगमंच में उन रिटन और प्रिंटेड वर्ड्स के बारे में बात करें या देखें या सोचें समझें, तो रंगमंच में भी शब्द हैं और वो एक स्पेसिफिक तरीके से बोले गए, एक्सप्रेस किए गए शब्द हैं। तो अगर वो स्पेसिफिक तरीका नहीं होगा तो वो केवल एक प्रिंटेड मटेरियल बच जाएगा या प्रिंटेड लिटरेचर बच जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके का लिटरेचर है जो रंगमंच में है और एक तरीके का लिटरेचर है जो रंगमंच के लिए है। तो ये रंगमंच के लिए जो लिटरेचर है और जो रंगमंच है, इसके बीच कनेक्टिविटी के बारे में हम बात सर से उनके व्यू समझना चाहेंगे। मैं एक और चीज लोगों को बताना चाहूंगा कि लिटरेचर जिस तरीके से पहले रिटन और प्रिंटिंग के हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं, तो रंगमंच बिफोर लिटरेचर एक तरीके का, रंगमंच की परंपरा उतनी पुरानी परंपरा है जितना ह्यूमन एग्जिस्टेंस की परंपरा है। तो लिटरेचर या रिटन वर्ड्स लेटर होने के पहले भी रंगमंच था और उनके
लिटरेचर या फिर रिटन और स्पोकन वर्ड्स है, उसके मध्य में भी एक रंगमंच व्याप्त हुआ, फला फूला। और इस सब के बाद, मॉडर्निज्म के बाद, वर्ल्ड वॉर के बाद, एक और तरीके का रंगमंच आया जो लिटरेचर से इतर होके आया। सो ये 3 पोजीशंस हैं मेरे समझ में लिटरेचर और रंगमंच की कनेक्टिविटी को समझने की। बिफोर द लिटरेचर, ड्यूरिंग द लिटरेचर और आफ्टर द लिटरेचर, किस तरीके से रंगमंच ने ग्रोथ किया, रंगमंच देखा गया, बनाया गया, सोचा गया, समझा गया। आदरणीय सर से हम ये चाहेंगे कि सर आप इन सब चीज़ों के बारे में हमें एक विस्तार से बताएं, हम कैसे समझें, और ये जो फिनोमेना रही है और लिटरेचर रंगमंच की कनेक्टिविटी की, आप किस तरीके से देखते हैं? ठीक, धन्यवाद संगीत। बात शुरू करता हूं कि जो बात आपने कही कि एक तो साहित्य जो सिर्फ साहित्य में है और दूसरा वो साहित्य जो रंगमंच में है। जी। इसके साथ जुड़ी हुई एक तीसरी बात है, जब भाषा का जन्म नहीं हुआ था, भाषा का विकास नहीं हुआ था, तब जो पुराने समय में स्टोन एज में संकेतों से, ध्वनियों से और शारीरिक भंगिमाओं से कम्युनिकेट करने की बात होती थी, और वो भी एक रंगमंच का ही प्रारंभिक रूप था। आधुनिक काल में हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब एब्सर्ड थिएटर और एग्जिस्टेंशियलिज्म थिएटर इस सब का एक्सपेरिमेंट का दौर आया, तो कुछ प्लेज ऐसे भी लिखे गए जिसमें लिटरेचर नाम मात्र को हो या नहीं है, लेकिन ध्वनियां हैं, संगीत है, डिजाइन है, क्राफ्ट है, और उसके आधार पर एक मैसेज को कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाती है। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक ये मानता हूं और स्वीकार करता हूं कि बिना साहित्य के रंगमंच का ना तो कोई आधार है, ना कोई भविष्य है, क्योंकि ये आज की बात तो है नहीं। अगर हम अश्वघोष और शामेलक और शूद्रक की परंपरा को देखें, उसके बाद भास की परंपरा को देखें, उसके बाद कालिदास की परंपरा को देखें, उसके बाद महेंद्र विक्रम वर्मन और शूद्रक और भवभूति की परंपरा को देखें, तो ये पूरा का पूरा रंगमंच, संस्कृत रंगमंच ही साहित्य पर ही टिका हुआ है। और अगर साहित्य अच्छा है तो उसके ऊपर आधारित प्रयोग की गुंजाइश बढ़ जाती है। हालांकि उसके बाद के फेज में भी अगर हम देखें आधुनिक काल में, तो क्या आप शेक्सपियर के नाटकों से शेक्सपियर का साहित्य अलग कर सकते हैं? या बर्तोल्ट ब्रेख्त की राजनीतिक विचारधारा को बताने के लिए आपको साहित्य की आवश्यकता पड़ेगी, इंटरप्रेटेट करने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब रंगमंच का प्रारंभ हुआ है तो उसका फॉर्मेट टिपिकल साहित्य या जिसे हम कहते हैं गद्य साहित्य वो नहीं था, बल्कि पद्य साहित्य, वर्स था, पोइट्री थी। इसलिए कालिदास से लेकर शेक्सपियर और सोफोक्लिस से लेकर धर्मवीर भारती तक कविता में बात को कहने की बात है, और उसमें एक घनीभूत अनुभव दर्शक और अभिनेता और डिजाइनर और डायरेक्टर के लिए उत्पन्न करने की बात है। कई प्रकार का साहित्य इस प्रकार का भी होता है जो साहित्य के रूप में ही अच्छा लगता है, उसको आप स्टेज पे लाते हैं तो उतना असर नहीं करता। ऐसी कई कहानियां भी हैं। अब व्यंग्यकारों के व्यंग को भी रचनाओं में, साहित्य में स्थापित करके लाए हैं। हरिशंकर परसाई की रानी नागफनी की कहानी हो, माता दीन चांद पर हो, एक लड़की 5 दीवाने हो, ये सब साहित्य के ही उत्तरोत्तर प्रकार हैं जिसमें समय और कालखंड के हिसाब से लेखक ने अपनी अपनी एक चॉइस को लेते हुए आगे किया है। जैसे मोहन राकेश की जर्नी देखेंगे तो आषाढ़ का एक दिन संस्कृत के तत्सम शब्दों का भरमार लिए नाटक है और एक काव्यात्मकता की ओर इशारा करता है। लेकिन वही मोहन राकेश का आधे अधूरे एक मध्यम वर्गीय परिवार के बोलचाल की हिंदी की भाषा को इस्तेमाल करता है। अब आप देखिए, चाहे शेक्सपियर हो, चाहे ब्रेख्त हो, चाहे सोफोक्लिस हो, या कालिदास हो, या मोहन राकेश हो, चाहे विजय तेंदुलकर हो, चाहे बादल सरकार हो, चाहे गिरीश कर्नाड हो,
ये सब मैन ऑफ लिटरेचर है। सिर्फ नाटक लिखने से काम थोड़ी चलता है। नाटक के अंदर विचार क्या है, विचार के पीछे दर्शन क्या है, दर्शन के पीछे कालखंड का मनोविज्ञान और समकालीन सामयिकता क्या है, ये सब जब हम एक फ्रेम में देख पाते हैं तो एक सुगठित नाटक आता है। अब आप बताइए, बिना साहित्य का अनुभव किए हम विजय तेंदुलकर का गिद्ध या कमला या काशीराम कोतवाल या खामोश अदालत जारी है में अंतर कर पाएंगे क्या? मुझे लगता है नहीं। और ये सही है कि भाषा के बिना भी एक तरह का रंगमंच डेवलप हुआ है और हो रहा है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि उसकी संख्या कितनी है और वो हो कहाँ रहा है। अब जैसे हम आपसे सागर में बात कर रहे हैं, भोपाल से, तो ये नाटक ना भोपाल में, ना सागर में, ना दमोह में कहीं नहीं हो पाएंगे साहब। ये एक्सपेरिमेंट मंडी हाउस में या बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता के कुछ फैशनेबल तरीके में, जिनको वाओ दिस इज थिएटर ऐसा जो लगता है, उस कल्चर के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपको नाटक का इतिहास देखना हो तो आप देख लीजिए, सड़क चलता आदमी और पीएचडी किया हुआ आदमी भी एक समान रुचि से अगर किसी नाटक को देखता है तो वो उसमें उपस्थित साहित्य होता है। कई लोग कहते हैं कि डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिजाइन तो इंपॉर्टेंट है ही, क्राफ्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन क्राफ्ट और डिजाइन एक शरीर में आभूषण का काम करते हैं। अगर वो देह नहीं है, देह भाषा नहीं है, तो आप गहने हवा में नहीं लटका सकते, कीलों पर नहीं टांग सकते, उसकी भव्यता और सुंदरता खत्म हो जाएगी। साहित्य का एक लंबा अनुभव कविता से भी जुड़ा हुआ है। अब अगर कविता पढ़ते हैं तो साहित्य को भी जल्दी अच्छे से समझ पाते हैं, उसको जोड़ पाते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि अब हमारे आदरणीय नाटक शिक्षक देवेंद्र राज अंकुर साहब ने तो 1974-75 से जो शुरू किया कहानी का रंगमंच, तो आप देखिए दिनों दिन वो पॉपुलर हो रहा है और कहानी का रंगमंच पूरी तरह से टिका हुआ है साहित्यिक रचनाओं के ऊपर, साहित्य के ऊपर। क्योंकि आपको कोई कहानी को प्रस्तुत करना है तो कहानी हो, उपन्यास हो, कविता हो, ये साहित्य का ही एक अनिवार्य हिस्सा है। क्या हम भूल सकते हैं कि एंटन चेखव का लिटरेचर क्या है? क्या हम भूल सकते हैं कि आर्थर मिलर का डेथ ऑफ ए सेल्समैन क्या है? क्या हम वी शिलवारकर का नट सम्राट जैसा नाटक भूल सकते हैं, जिसमें कविता, संगीत, साहित्य सब कुछ एक ही नाटक में है? तो अगर हम विश्व साहित्य की बात करें, विश्व के बड़े नाटककारों की बात करें, तो आप पाएंगे कि वे सब साहित्य निष्ठ हैं। और कई बार तो ये भी हुआ है कि कुछ लोगों ने जिंदगी भर कविताएं लिखी, लेकिन उनको भी लगा कि हमको नाटक लिखना चाहिए। क्योंकि जो बात शुरू में हुई, नाटक महासागर है, इसमें कलाओं के सभी माध्यम आकर घुल मिल जाते हैं, अलग नहीं रह पाते। इसीलिए कविता में भी कविता का रंगमंच एक हो गया, कहानी का रंगमंच हो गया, यथार्थवादी नाटकों का एक मंच हो गया, और साहित्यिक कृतियों पर आधारित सिर्फ रंगमंच ही नहीं, इसका एक लंबा असर सिनेमा में भी आप देख सकते हैं, जहां दुर्गेश नंदिनी और चंद्रकांता और शरद चंद्र की रचनाएं, श्रीकांत, चरित्रहीन, ये सब पर्दे पर भी प्रस्तुत की गई। इसका मतलब है कि कंटेंट इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट करने वाला फॉर्म कुछ भी हो सकता है, आपका कंटेंट क्या है, इसका मतलब आपके पास कहने के लिए बात क्या है, सुनाने के लिए किस्सा क्या है। और अगर वो नहीं है तो माफ कीजिएगा, 10, 15, 20, 25 मिनट के बाद दर्शक बेचैन होने लगता है। और आप देखिए निर्मल वर्मा की 1.5 इंच ऊपर या धूप का टुकड़ा या 3 एकांत में जो उनकी और रचनाएं हैं, देखिए भाषा का क्या वैभव है, भाषा का ही वैभव है उसमें। और भाषा को समझने वाला, साहित्य को समझने वाला अभिनेता या अभिनेत्री ही निर्मल वर्मा को मंच पर कर सकता है। विश्वास बोलने वाला और भरोसा बोलने वाला निर्मल वर्मा को मंच पर प्रस्तुत नहीं कर सकता, उसके अशुद्ध उच्चारण के कारण वो हास्यास्पद हो जाएगा। तो साहित्य और रंगमंच का एक ऐसा संबंध है जो आप कह सकते हैं कि एक ही गर्भनाल के हिस्से, एक ही गर्भनाल से निकले हैं, उसी में साहित्य है, कविता है और नाटक है, और इसी का एक्सटेंशन चला जाएगा तो सिनेमा, टेलीविजन, वीडियो और वेब आ जाएगा। वहां पे भी अगेन बहुत चालू चीजों के साथ बहुत गंभीर चीजें हैं, और उसके केंद्र में भी साहित्य है। इसलिए साहित्य का अर्थ ही है सबका हित करने वाली, क्योंकि साहित्य युग का प्रवर्तक होता है, वो एक कालखंड का प्रतिनिधि होता है।
वो एक समाज और देश और काल में व्यक्ति विशेष के अनुभव को और उसके व्यवहार को खास तरीके से इंगित करता है। अगर हम दोस्तोयेवस्की के उपन्यास पढ़ें, फ्योदोर दोस्तोयेवस्की के या लियो टॉल्स्टॉय के, तो हमको पता चलेगा कि साहित्य के बिना हमारी हालत बिल्कुल वैसी है जैसे खाली कटोरा लिए किसी व्यक्ति की, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। साहित्य पढ़ना और पढ़ाना और इसको रंगमंच से जोड़ना, ये आज कम होता जा रहा है, क्योंकि आज की जनरेशन में तो लोग पत्र पत्रिकाएं भी नहीं पढ़ते, और माफ करना, बहुत से लोग तो पूरा पेपर भी नहीं पढ़ते 14 पेज का। बहुत से लोग पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ चित्र देख लेते हैं, उसके नीचे के कैप्शन देख लेते हैं, या कुछ किताबें सजाकर अपने ड्राइंग रूम में और अलमारियों में रख देते हैं। ये एक बड़ी अजीब सी वृत्ति है। पढ़ना दूसरे के लिए थोड़ी है, साहित्य दूसरे के लिए थोड़ी पढ़ना, आपको साहित्य आपको अपने लिए पढ़ना है। मैं जब बहुत युवा था तो मैंने एक बार कारण जी से पूछा था कि साहित्य पढ़ने का लाभ क्या होता है। मान लीजिए मैंने कोई कहानी पढ़ी बहुत दुखांत या बहुत सुखांत, तो उससे मुझे क्या मिलता है एक व्यक्ति के रूप में। तो उन्होंने कहा, जब आप कहानी में वर्णित सुखों के बारे में सोचते हैं तो आपको अपने सुख छोटे लगते हैं, और जब आप चरित्रों के दुख के बारे में सोचते हैं तो उस यातना के सामने आपको अपने दैनंदिन जिंदगी की दुख कुछ लगते ही नहीं। साहित्य आपको सिखाता है कि आपके सुख के इतर भी एक दुनिया है और आपके दुख के ऊपर और नीचे भी एक दुनिया है। उस वास्तविक दुनिया से परिचय कराने के लिए मानव समाज ने सदियों से साहित्य का सहारा लिया है, और रंगमंच एक प्रदर्शनकारी कला जरूर है, लेकिन वो भांड भंडैती नहीं है, वो मदारीगिरी नहीं है, वो जानवर नचाना नहीं है, वो किसी की शादी में जाके नाचना नहीं है। रंगमंच एक गंभीर सामाजिक कर्तव्य है, कर्म है, और रंगकर्मी को अपनी समझ बढ़ाने के लिए ही साहित्य चाहिए। एक बात बताइए, 25 साल का लड़का अगर पढ़ेगा नहीं तो 35 साल की उम्र में भी मूर्खता के लेवल को ही बढ़ा रहा होगा, समझदारी के लेवल को शायद ही बढ़ा रहा हो। और आज के रंगकर्मी के सामने ये बड़ी समस्या है कि हजारों रास्ते हैं, मैं टेलीविजन करूं, मैं OTT प्लेटफॉर्म पे जाऊं, मैं सिनेमा करूं, मैं प्रोजेक्ट में जाऊं, किसी के नाटक में लाइटिंग कर लूं। अरे भाई, साहित्य पढ़ने से किसने मना किया है? आप रसोई घर में बैठ के भी पढ़ सकते हैं, ट्रेन में भी बैठ के पढ़ सकते हैं, अपने ऑफिस में या जहां काम करते हैं वहां भी पढ़ सकते हैं। रिहर्सल लेट शुरू हो, लोग लेट आ रहे हैं, तो आप एक किताब रखिए बैग में, उसको पढ़िए। और साहित्य सिर्फ नाटक का ही नहीं है, साहित्य तो यात्रा संबंधी भी है, साहित्य तो खोज संबंधी भी है, साहित्य तो आविष्कारों के बारे में भी है, और साहित्य अभिनेता अभिनेत्रियों और निर्देशकों की आत्मकथाओं के रूप में भी है। साहित्य के इतने विशद रूप हैं कि अगर हम पैदा होने के दिन से रोज 10,000 पेज पढ़ें तो भी 70-80 साल की जिंदगी में हम इतना सा भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से तो टेलरिंग के ऊपर ही 25,000 किताबें हैं। अब जब टेलरिंग के ऊपर 25,000 किताबें हैं तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के ऊपर कितनी किताब होगी? पर हम क्या है, जितने से काम चलता है उतने से काम चलाने वाले लोगों में से, ये अधिक दिन चलेगा नहीं। देखिए, पिछले दिनों एक बहुत बड़े स्टार की फिल्म रिलीज हुई OTT पे, दर्शकों ने उसे नकारा, उसे एकदम नकार दिया, उसे पुरानी फिल्म कहा, क्योंकि इस पेंडेमिक काल में, इस संक्रमण काल में, इस कोरोना महामारी काल में एक चीज सृजनात्मक रूप से अच्छी हुई है कि लोगों को कंटेंट के ऊपर आधारित प्रोग्राम देखने की आदत पड़ी है। अब ना तो सास ससुर वाले बहू वाले सीरियल चल सकते हैं, और ना ही वो स्पेशल इमेज ओरिएंटेड सिनेमा चल सकता है, क्योंकि लोगों ने कंटेंट देख लिया, और कंटेंट आ रहा है साहित्य से, पोएट्री से, कंटेम्पररी इश्यूज से, इंसिडेंट्स से। इसलिए साहित्य एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम बिना देह की आत्मा है, बिना कपड़ों के देह है, बिना बुद्धि के व्यक्ति है। इसलिए तो भर्तृहरि ने कहा है, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु कुछ भी। धन्यवाद। अब कुछ सवाल जवाब हो। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अगर हम आधुनिक भारतीय रंगमंच में अगर हम स्क्रिप्ट्स और रंगमंच के लेखन को देखें तो हमारे पास बहुत नील दर्पण से लेके, अगर हम यहाँ देखें, हमारे पास तेंदुलकर जी हैं, और हमारे पास
बजाहट जी हैं, पर ये जो सारे के सारे महान राइटर हैं जिनको हम रंगमंच में नाटक लिखने के लिए या रंगमंच के लिए साहित्य लिखने के लिए देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, ये सारे लोग सर एक वक्त तक या उनका नाटक एक वक्त तक लिखा गया है, पर उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप है। मतलब अगर हम देखें कि 70s 80s के बाद आप नाट्य लेखन की बात कर रहे हैं, समकालीन नाट्य लेखन। सर हाँ, मैं ये बात करूं कि जो नाटक के लिए साहित्य लिखा जा रहा है, नाटक करने के लिए जो पर्टिकुलर फॉर्म में लिखा जा रहा है, जो या हम जिसे कहते हैं नाटक लिखना, करने के लिए जो नाटक लेखन किया जा रहा है, उसका एक 20-30 साल में एक बहुत गैप है, बहुत ज्यादा गैप है। क्या ये कारण ऐसा है कि बना बनाया जो नाटक के स्वरूप थे वो सोसाइटी या एक्सप्रेशन करने के लिए ज्यादा बंध रहे हैं, तो लोग उनको फ्लू और ओपन करते 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 स्क्रिप्ट डेवलप कर रहे हैं, परफॉर्मेंस बना रहे हैं? तो क्या जो साहित्य पहले समसामयिक था, चाहे हम तेंदुलकर का साहित्य कहें, हम बादल सरकार का साहित्य कहें, वो एक बीच में जो गैप आया और उस वक्त थिएटर के सृजन कम नहीं हुआ, तो क्या ये बंधा साहित्य है जो लोगों को उनके कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन के लिए उपयुक्त नहीं लग रहा है, इसलिए लोग ऑन द स्पॉट स्क्रिप्ट डेवलप कर रहे हैं, परफॉर्मेंस बना रहे हैं और समसामयिक बात कर रहे हैं? आप क्या कहेंगे सर? दरअसल 3-4 चीजें हैं इसमें मिली हुई। यस, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें, मैं भी ये मानता हूं कि 50, 60, 70 के दशक में लिखे महान नाटक, उनमें से कई नाटक ऐसे हैं जो अपनी चमक खोते जा रहे हैं, लेकिन उसका कारण वो नाटक नहीं है, उसका कारण हम रंगकर्मी है। क्योंकि आषाढ़ का एक दिन करने के लिए आपके सामने पहले अलकाजी हैं, ओम शिवपुरी हैं, सुधा शिवपुरी हैं, पर आज तो जो देखता हूं मैं कि 5 दिन की रिहर्सल में लोग आधे अधूरे और 6 दिन की रिहर्सल में लोग आषाढ़ का एक दिन कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ग्रांट का पैसा मिला है और मार्च से पहले करके हिसाब भेजना है। तो ये जो हिसाब किताब के चक्कर में जो रंगकर्मी बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, वो लोग उसमें कोई नई दृष्टि, नया इंटरप्रिटेशन ढूंढ नहीं सकते। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जो महान रचनाएं हैं वो सर्वकालिक है ही इसलिए कि उनको आप अपने तरीके से अपने समय और समाज से जोड़ के इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। अंधा योग जब अलकाजी साहब ने पुराना किले में किया पूरी भव्यता के साथ, उसी समय स्वर्गीय रवि वासवानी साहब ने ब्लैक प्लेंट और शर्ट में अंधा योग किया था दिल्ली में, और वो भी उतना ही पॉपुलर हुआ था। मिडसमर नाइट ड्रीम शेक्सपियर का नाटक फ्रिट्ज बेनिविट्ज ने पहली बार जब एनएसडी में किया, तो उन्होंने कहा कि जो आप लोग अपनी एक्सरसाइज की ट्राउजर और बनियान पहनते हो वही पहने रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वो एक अद्भुत प्रोडक्शन हुआ था। अभी 4 साल पहले वेटिंग फॉर गोडो का एक प्रोडक्शन लंदन में हुआ है, उसमें ये कल्पना की गई है कि व्लादिमीर और एस्ट्रागोन एक लंबी टेबल के दोनों ओर बैठे हैं और पोजो और लकी ऊपर से आते हैं और टेबल पर रुकते हैं, वहां सीन होता है और फिर वापस ऊपर चले जाते हैं। अब ये क्राफ्ट, ये नया डिजाइन वेटिंग फॉर गोडो को एक नई आंच, एक नई धार दे सकता है, दे रहा है। लेकिन चक्कर ये है कि हम लोग, विशेष रूप से जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं, हिंदी बेल्ट के लोग की प्रॉब्लम क्या है, हिंदी का लिटरेचर ही नहीं पढ़ा। बातें करेंगे कि मैं आइनेस्को का नाटक करना चाहता हूं। क्यों करना चाहते हो आइनेस्को का नाटक? द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से भारतवर्ष के समाज का कोई लेना देना रहा है क्या? महाभारत हुआ है हमारे यहाँ, हाँ, तो महाभारत के ऊपर अंधा हो गए। आप जो दूसरे का छोड़ा हुआ माल है उसको लेके ग्रेट नहीं बन सकते। आपको महान रचनाओं में नई दृष्टि देनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी बात यह आपकी बिल्कुल सच है कि अगर हम देखें 80-90 के बाद से अब तक पिछले 30 सालों में कोई बहुत विचारोत्तेजक नाटक आए हो, ये बहुत कम है। 80, 82, 83 के बाद जब स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल आया, उसके बाद बहुत कम नाटक ऐसे हैं जो अच्छे हों। स्वदेश दीपक जी का भी सबसे उदास कविता एक ऐसा नाटक है जिसको कई तरीके से खेल सकते हैं। हालांकि जलता हुआ रथ सबसे उदास कविता, ये सब नहीं उतने इंटरप्रिटेटिव है, लेकिन फिर भी कोर्ट मार्शल के रूप में एक साहित्य समकालीन घटना को समाज से जोड़ते हुए किया गया, इसलिए वो उतना पॉपुलर भी हुआ। मैंने पिछले साल लखनऊ के
लेखक हैं, उन्होंने पहली ही उपन्यास लिखा मदारीपुर जंक्शन, बालेंदु द्विवेदी। तो मैंने उसको अपने ग्रुप के साथ ही भोपाल में किया। वो इतना पॉपुलर हुआ, आप यकीन मानेंगे 1.5 महीने में उसके 6 से 8 शो हो गए अलग अलग शहरों में, लोग बुलाने लगे, क्योंकि एक कंटेम्पररी वैल्यू उसमें थी। तो एक तो ये सही बात है कि बड़े नाटककार नहीं आ रहे हैं, नए नाटक अच्छे जो हों वो नहीं आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, इसलिए फॉर्म की ओर जोर गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये फॉर्म की ओर जोर इसलिए नहीं गया है, मैं थोड़ा बूढ़ा व्यक्ति हूं, इसलिए अतीत की घटनाओं को याद रखता हूं। मुझे बहुत अच्छे से याद है 1980 में एक स्कीम चलाई गई कि आपको नाटकों में नाटक करने के लिए पैसा मिलेगा, ग्रांट मिलेगा, लेकिन आपको एक फॉर्म विशेष में उसको डालना पड़ेगा। तो पता चला कि कोई अंधायोग तमिलनाडु के ट्राइबल स्टाइल में ले आया, कोई साइकोफिजिकल स्टाइल में ले आया बंगाल से, कोई ने उसको बिल्कुल आज के ड्राइंग रूम में घटने वाली घटना के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। बोले हमारे लिए फॉर्म इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्म इंपॉर्टेंट है तो फिर आप साहित्य और रचना की बात क्यों कर रहे हैं? आप फॉर्म को ही प्रेजेंट कीजिए ना। और फॉर्म तब काम का आएगा जब वो प्रयोग समाज की और कला की जरूरतों के जुड़ा होगा। अगर जरूरत ही नहीं है तो आप एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट करना तो कपड़े खोल के चौराहे पे खड़े होना भी हो सकता है कि सब कपड़े पहन के जा रहे हैं, मैं बिना कपड़े पहने जा रहा हूं, लेकिन उसका कोई औचित्य है, उसका कोई तरीका है? नहीं है। तीसरी बात, पहले के निर्देशक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते थे जहां तक साहित्य की बात है। मैंने जितनों के साथ किया है काम, एन.के. रैना साहब, बंसी कौल साहब, प्रसन्ना जी, रॉबिंदा, रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता, श्यामानंद जालान, बादल सरकार, गिरीश कर्नाड, बीवी कारंत, मैं आपको बता रहा हूं कि ये लोग अपने आप में पूरी लाइब्रेरी हुआ करते थे। आप कहीं से कुछ भी पूछ लो, किसी भी चीज पे पूछ लो, तो वो अपने अभिनेताओं को तैयारी भी वैसे ही करवाते थे। हम लोग 20-24 साल के लड़के लड़कियां रहे होंगे जब रंगमंडल में स्कंदगुप्त हुआ था। अब जयशंकर प्रसाद का साहित्य तो बड़े बड़ों को समझ में नहीं आता, हम लोग को क्या समझ में आने वाला था? तो शुरू में हम लोग पढ़ते थे तो अनकंफर्टेबल रहते थे। कई बार ये लगा कि ये नाटक अच्छे से हो पाएगा क्या, कैसा है, लोग बेहोश हो जाते हैं, साधु साधु बोलते हैं, दुर्दैव बोलते हैं, ये सब भारत भवन में भोपाल की जनता कैसे रिलेट करेगी? लेकिन निर्देशक बड़ा था, हम लोग छोटे थे, उन्होंने उसको ऐसे तैयार किया। मैं आपको बता रहा हूं 7.5 साल लगातार हाउसफुल शोज चले स्कंदगुप्त के। तो इस साहित्य का ही तो देन है। उसी से ये मिथ टूटा कि जयशंकर प्रसाद के नाटक स्टेजेबल नहीं होते, मंचन के योग्य नहीं होते, वो सर लिटरेचर है लाइब्रेरी में रखने लायक। ये मिथ टूट गया। उसके बाद ध्रुव स्वामी नहीं हुआ, और उसके बाद तो फिर प्रसाद की स्वीकार्यता इतनी बढ़ी कि बाद की जनरेशन ने उसको लिया। मैंने स्वयं जन्मेजय का नाग किया, ध्रुव स्वामी ने किया, मैंने उनके कई नाटक इस तरह से किए प्रसाद जी के। स्कंदगुप्त किया मैंने, डाइट किया मैंने मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में। चक्कर ये है कि जब तक अभिनेता, निर्देशक और पूरी टीम पढ़ी लिखी नहीं होगी तो साहित्य वैसा ही है उनके लिए जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। और फॉर्म को ढूंढना अच्छी बात है, नया नया फॉर्म आएगा तो नए नए तरीके भी सामने आएंगे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो नाटक पुराना है उसको अब क्या करना, आओ हम लोग मिलते हैं। वो नाटक भी मैंने देखे हैं, कुछ मंडी हाउस में ही देखे हैं। एक जगह जाला लटका हुआ है, दूसरी जगह धूल पड़ी हुई है और एक लड़का उसको खा रहा है, तीसरी जगह एक लड़की बैठ के गिटार बजा रही है और दर्शक घूम घूम के जा रहे हैं अलग अलग जगह पर। जिसे बोला गया ये एनवायरमेंटल थिएटर है और ये ऑडियंस को फील करना है, इसलिए वो अलग अलग फ्रेम में जाके देखेगा। वो शायद 15-20 लाख रुपए का नाटक था, एकदम कचरा नाटक था, मैंने देखा था, 10-15 मिनट से ज्यादा मैं देख ही नहीं पाया था। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट कि आप मैदान में गड्ढा खोद दें, उसमें धुआं डाल दें और फिर 4 आदमी भूत बन के आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मैं आइनेस्को का नाटक कर रहा हूँ। अरे भाई ये काहे को, ये तो अघूरियों का रंगमंच हो गया। इसलिए अपनी अज्ञानता के कारण हम लोग ये सब करते हैं। देखिए शेक्सपियर हो, कालिदास हो, सोफोक्लीज हो, ये ईसा के पहले से लेके अब तक 2021 आधा खत्म हो गया, अभी भी वैल्यूबल हैं। लेकिन 1960 और 70 के लिखे हुए कई नाटक वैल्यूबल नहीं है अब। जैसे बादल सरकार का अंत नहीं और बाकी इतिहास तो अब भी अच्छा लगता है, लेकिन जुलूस और भीमा अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल बोरिंग लगता है। ऐसा लगता है कोई
सड़क पे आके नारेबाजी कर रहे हो ऐसा लगता है, लेकिन वो उस समय की जरूरत थी क्योंकि वो इमरजेंसी के दौरान लिखा गया था, तो इसलिए प्रतिरोध के रूप में लिखा गया था। तो प्रतिरोध का रंगमंच भी चाहिए, फॉर्म का रंगमंच भी चाहिए, प्रयोग का रंगमंच भी चाहिए, लेकिन केंद्र में अंतिम रूप से अगर कुछ बचेगा तो वो साहित्य होगा और कुछ नहीं। सर एक और सवाल जो एक इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये जो डूडलर्स, ये जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत यंगस्टर्स वर्क कर रहे हैं। मैं आपसे एक ये इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ कि पिछले 2 दशक या 3 दशक का जो एक इम्पोर्टेंट फेनोमेना है वो है, जोर से लेंगे, थोड़ा जोर से। जी सर, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि पिछले ये जो प्लेटफॉर्म है डूडलिंग वर्ड्स, ये बड़े यंगस्टर्स लोग हैं और ये वो लोग हैं जो मिलेनियल हैं, लोग इनको मिलेनियल के तरीके से देखते हैं। ये वो जनरेशन है जब इंटरनेट इन्वेंट हो रहा है, जहाँ पे नरेटिव है वो लीनियर से नॉन लीनियर हो रहा है और उसके साथ मल्टी लिंक नरेटिव भी हो रहा है। जैसे हम आप देखें इंटरनेट के तरीके से एक लिंक खुलती जाती है, उसका कोई और छोर नहीं है। यही वो जनरेशन है सर जो जिसके लिए फिजिकल बाउंड्रीज और कल्चरल बाउंड्रीज थोड़ी मिक्स होने लगी है, जस्ट बिकॉज ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैवल बाउंड्रीज घटे बड़े हैं और इंटरनेशनली फॉर्म, कल्चर, लिटरेचर और अंडरस्टैंडिंग बड़ी घटी, और इवन बिहेवियर, रहने के उतार चढ़ाव, पहनावा, ये सब कुछ इन्फ्लुएंस हुआ है नेशनली बहुत सारी जगह से। तो रंगमंच जो भाषाई रंगमंच है, जो एक पर्टिकुलर भाषा का रंगमंच है कि इतर, ऐसा रंगमंच जो भाषा के इतर रंगमंच है, जो भाषा की अगेंस्ट रंगमंच है, जिसमें एक तक ये भी होता है सर कि हम ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। कुछ फिजिकल एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो हर किसी तक पहुंचते हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो रशिया हो। तो एक ऐसा रंगमंच विकसित हो रहा है जो भाषा के इतर रंगमंच है। उसमें लिटरेचर भी है, पर लिटरेचर शब्दों के जाल के तरीके से नहीं। और ये जो पिछले 20 साल में लोगों ने जिंदगी जी है, उससे एनकाउंटर करते हुए रंगमंच आ रहा है। इधर रंगमंच के बारे में आप कैसे देखते हैं सर? इस रंगमंच का के लिए आपका क्या व्यू है, कैसे ये कंटेम्परेरी लिटरेचर के साथ कनेक्टिंग है? दरअसल ये जो भाषा को और साहित्य को थोड़ा कम करके फॉर्म, मूवमेंट और एक्सपेरिमेंट के थ्रू थिएटर को एक नया ताजगी से प्रस्तुत करना, इसकी शुरुआत सबसे पहले 1950-55 के दशक में मार्था ग्राहम ने की थी, जिनको हम जानते हैं कि मॉडर्न मूवमेंट की जनक हैं। हमारी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की रीता गांगुली जी उनकी शिष्या नहीं है। तो मॉडर्न मूवमेंट में ये किया उन्होंने कि भाई हम कथकली भी करेंगे, हम टैपिंग भी करेंगे, हम हिप हॉप भी करेंगे, हम सालसा भी करेंगे। हम कोई एक फॉर्मेट लेकर हम नहीं करेंगे, लेकिन उसमें हम कोई एक वैल्यूएबल रचना को लेकर म्यूजिक से करेंगे। माइम का रंगमंच भी है, मूकाभिनय, अब निरंजन गोस्वामी जो करते हैं, इरशाद पंतन साहब जो करते हैं, मार्शल साहब जो करते थे, वो सब अपने आप में भाषा से इतर जाके एक फॉर्म को लेकर प्रयोग करके रंगमंच को ताजगी देने की बात ही उसमें कही गई है। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन तब तक जब तक वो कम्युनिकेट हो रहा हो। अल्टीमेटली हम लोग आर्ट के फील्ड में हैं, हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं। मैं कुछ कर रहा हूं, उसे आप समझ ही नहीं रहे हैं, जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो कोई कम्युनिकेशन मेरे और दर्शक के बीच में होगा नहीं। हो सकता है कि मेरी दृष्टि में वो बड़ा महान हो, लेकिन दर्शक उसे स्वीकार ना कर पा रहे हो। फिर हमें ये भी देखना पड़ता है कि जगह कौन सी है। मतलब आप बैतूल में जाके आइनोस्को का द लेसन करना चाहेंगे क्या? मैं तो कभी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो वहां के समाज से जुड़ी हुई चीज ही नहीं है। मैं बैतूल के आदिवासी भाइयों को, बहनों को द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से जन्मे संवादहीनता का एक नाटक कैसे लिखूं? वो उसको रिलेट भी कर पाएंगे क्या? आज भी आप सागर में वेटिंग फॉर गोडो करके देखिए और 2 शो से ज्यादा तीसरा शो का करके देखिए, दर्शक नहीं आएंगे। क्यों? वो बोलेंगे भैया जी क्या कर रहे हैं यार तुम, में कछु ना कहानी है, ना कछु गानो है, ना कछु बजानो है, तुम तो यार हमको धुर्री समझ रहे, कछु भी दिखा रहे तुम हमको। तो मैं दमोह में जाके
क्या मतलब थ्री सिस्टर्स करूं ना? मुझे करना होगा तो मैं ए मिड समर नाइट्स ड्रीम करूंगा, क्योंकि वो इस तरह का थोड़ा एंटरटेनिंग, थोड़ा प्रेम, थोड़ा युवावस्था, थोड़ा जादू तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप बोले कि मैं अंकल वान्या करना चाहता हूँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये भाषा से याद आता है आपकी बात से, हेरोल्ड पिंटर जिनको नोबेल मिला हुआ है, इंग्लैंड के प्लेराइट, और दी डम्ब वेटर उनका सबसे मशहूर नाटक है। हेरोल्ड पिंटर ने सबसे पहले ये बात कही कि मैं भाषा का आधिक्य नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं साहित्य को नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि आज का समय ऐसा है कि लोग अपने डिफेंस के लिए या ऑफेंस के लिए ही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हेरोल्ड पिंटर के नाटक में सोलोलॉकी नहीं मिलती, एकालाप नहीं मिलता, ब्रोकन वर्ड्स, ब्रोकन सेंटेंसेस मिलते हैं, लेकिन वो बहुत गहरी चीज है साहब। तो तुम क्या फिर से अब आप करिए डम वेटर में इसको 1.5 घंटा, 2 एक्टर 2 बिस्तर पर बैठकर देखते हैं आप इसको कितना पकड़ा पाते हैं दर्शकों को। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने फैशन में ले ली है। माफ करना, नॉर्वे में तो कोई नहीं कह रहा कि हमें धुनारीबाई करनी है। हम काय को सोच रहे हैं कि हम नॉर्वे को यहां उतार लें? सारा स्वर्ग जमीन पर उतारने का ठेका हम ही ने लिया है क्या? हमारी भाषा में जो लिटरेचर की वैरायटी है वो विश्व साहित्य के बराबर है, तगड़ी है, किसी रूप में कम नहीं है। और जिन लोगों ने फॉर्म को लेकर काम किया है उनकी महानता पे शक नहीं है, उनके उद्देश्य के प्रति भी शंका नहीं है। नए नाटक अच्छे नहीं आ रहे हैं, इस बारे में भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी अंततः आदमी को आदमी से बात करने की जरूरत पड़ती है साहब। इसलिए रंगमंच चाहिए, और रंगमंच चाहिए तो कहानी चाहिए, कहानी चाहिए तो फिर साहित्य की ओर आपको जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए पिछले 20 साल में आप देखें तो कंटेम्प्रेरी राइटर्स में देवेंद्रराज अंकुर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल और पॉपुलर हो गए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लड़कों के साथ, शौकिया रंगकर्मियों के साथ और एनएसडी रेपर्टरी के साथ भी, और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में भी और चंडीगढ़ में भी, वो कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मेट डेवलप हो गया। अब एक फॉर्मेट डेवलप हो गया, पॉपुलर हो गया, तो वो कहानी कहने की कला। और रंगमंच तो शुरू ही हुआ है किस्सा गोई से। बात पुरानी, बात पुरानी, बहुत पुरानी बात सुनो तुम, एक जमाने की बात सुनो तुम। एक नगर में एक था राजा, एक थी लड़की, एक थी लड़की। किस्सा गोई ही, नैरेटिव ही हमारे साहित्य का आधार है, और नैरेटिव और साहित्य के बिना मैं समकालीन भारतीय रंगमंच का तो कोई भविष्य नहीं देखता। थैंक यू सो मच सर। हम वक्त के साथ आगे बढ़ चुके हैं। वरुण और टीम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन है जो उस तरह से पूछे जाने हैं, अगर कोई किसी तरीके के इंटरेस्टिंग सवाल है जो इस वक्त किए जाना सवाल तो सर, एक व्यक्तिगत रूप से जिज्ञासा मेरी है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपका जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ, सो मेरा ऐसा मानना है कि बंगाली ही आपकी मातृभाषा रही होगी, और बुंदेलखंड में आपका जन्म हुआ और आप रंगमंच हिंदी में कर रहे हैं, तो ये जो मल्टीलिंगुअल नरिशमेंट आपका हुआ, ये कितना आपको सहयोगी रहा, तो कितनी समस्याएं आपको आई रंगमंच में? इस दरअसल मुझे लगता है कि यही मेरी शक्ति का आधार है। शक्ति का आधार इसलिए है कि घर में बोला जाता था कि भाई बंगाली लड़के हो, थोड़ा घर में बंगला में बात करो माँ बाप से। इस बहाने काजी नजरुल इस्लाम और टैगोर और शरद चंद्र से परिचय हो गया। अब स्कूल में पढ़ते थे, वहां हिंदी माध्यम था, लेकिन टीचर्स और साथी सब बुंदेली थे दमों में। तो काय कितने जा रहे गार्ड साहब को मोड़ा, स्टेशन से आ रहा है, उठे जा रहा है, इतने आ रहा है। तो बुंदेली बोलने में जो सहजता थी और बुंदेली दोस्तों के साथ जो मस्ती होती थी, उसने मुझे कोई बाधा नहीं डाली अच्छी हिंदी सीखने में। मैं हिंदी में रंगमंच से आने से पहले, प्रोफेशनली आने के बहुत पहले से हिंदी में मैं काफी ठीक ठाक रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए, मेरे को दमों में मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल की जो 8th बोर्ड के एग्जाम हुए थे, उसमें 100 में से 95 नंबर मिले थे, 95। हिंदी में जनरली ऐसे नंबर मिलते नहीं है। और मेरे टीचर ने कहा भी मेरे पिताजी को कि 5 नंबर हैंड राइटिंग के नाम पे काटने पड़े, क्योंकि 100 में से 100 हिंदी में देना संभव है।
तो हिंदी मेरा अभिमान है, हिंदी मेरा अभिमान है, बांग्ला मेरी मातृभाषा और बुंदेलखंडी मेरा लंगोटिया यार है, वो बचपन का साथी है, बाल सखा है, अब उसको कैसे भूल सकते हैं। इसने मुझे एक अभिनेता के रूप में मदद की। जब मैं रंगमंडल में आया और कारण जी ने डिसाइड किया कि मालविकाग्नि मित्रम बुंदेली में करेंगे, तो मुझे बहुत आसानी हुई, क्योंकि बाकी भोपाली थे, रीवा के थे और मालवी थे और मैं बुंदेलखंडी था, मुझे बोलने में आसानी हुई। कॉकेशियन चौक सर पर जब फ्रिट्ज बेनेविट्स ने बुंदेली में किया, तो मैंने और मेरी पत्नी ने दोनों ने उसमें भूमिका निभाई थी। तो हमको लंबे लंबे गाने आप YouTube पे देख सकते हैं, कॉकेशियन चौक सर के लंबे लंबे गाने बुंदेली में धारा प्रवाह याद रहते थे। लेकिन साथ में ये भी था कि इंग्लिश भी सीखना है ताकि वर्ल्ड लिटरेचर पढ़े, और बंगाली हूँ तो बंगाली होने के नाते मुझे टैगोर तो करना पड़ेगा कभी ना कभी। तो वो अवसर भी आया जब मैं 45 साल का हो गया और टैगोर के ऊपर बहुत बड़ा फेस्टिवल देश में मनाया गया। तो आपको बता दो बड़ा अच्छा लगता है, लग रहा है, ऐसे बोलूंगा तो लगेगा अपने लिए बोल रहा है। मैंने एक साल 365 दिन टैगोर का सर्जन, टैगोर का मुक्तधारा, टैगोर का रक्त कर्मी और टैगोर की कहानी शोधित पाषाण, ये सब कर दिए थे एक साल में। मैंने कर दिए थे। मैंने कहा ये बंगाली होने का कर्जा मेरा चुक गया, मैंने बंगला कुछ कर लिया। उसके बाद महाश्वेता देवी, शरद चंद्र जी, इन दिनों मैं काम कर रहा हूँ एक बंगला उपन्यास के ऊपर, जो बहुत जल्द मैं आपको मंच पर दिखाऊंगा और मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूँ कि जब उसका शो होगा तब आइएगा उसको देखने के लिए। वो अद्भुत उपन्यास है और हमारे देश से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है और बड़ी रचना है। तो कारण जी भी कहते थे एक अभिनेता का, अभिनेत्री को बहुभाषी होना चाहिए, बहुभाषी होना चाहिए और 3-4 बोलियां आनी चाहिए। तो हम लोग तो गुरु के चेले, हमें जो गुरु ने कह दिया हमने मान लिया। बट व्हाई एंड माय फंडामेंटल राइट, इस तरह का कोई सवाल हम लोग ने किया नहीं, इसीलिए हम लोग सुखी हैं। क्योंकि कारण जी ने कहा बहुभाषी होना चाहिए, तो मैंने छत्तीसगढ़ी एक्टर थे हमारे साथ द्वारिका, छत्तीसगढ़ी गाने सीखे, छत्तीसगढ़ी में मजाक करते थे, बोलते थे। तो मैं थोड़ी बहुत मराठी, थोड़ी बहुत भोजपुरी, थोड़ी बहुत छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, मालवी बोल सकता हूँ बहुत अच्छी, उर्दू और संस्कृत मैंने सीखी, अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला आती है। तो इतनी भाषाएं नहीं आएंगी तो काम नहीं चलेगा साहब। आप कैसे एक्टर के रूप में सर्वाइव करेंगे? अभी नट सम्राट किया था, मराठी में कविताएं बोली मैंने, मराठी में बातचीत करने का अंदाज पकड़ा मैंने। उससे अभिनेत्री मराठी थी, उससे पूछा, कभी डायरेक्टर से पूछा, वो भी मराठी है। तो एक एक्टर को, एक कलाकार को अपने आप को डेवलप करना है ना, कुएं के मेंढक बन के थोड़ी मरना है, आसमान का परिंदा बनना है और पार चले जाना है, पूरा अनंत क्षितिज को पार करके चले जाना है। इतने बड़े चौड़े आपके डैने होने चाहिए, नहीं तो मैं दमों में पैदा होता और ज्यादा से ज्यादा दमों में रेलवे में टीसी बन जाता, उससे मेरे जीवन में उपलब्धि था। हो सकता है मैं बैंक में काम करता, हो सकता है मैं एमपीबी में काम करता, उससे मेरी उपलब्धि नहीं, कोई बुद्धि क्रिएटिवली नहीं हो सकती। और ये इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि माता पिता कलाकार रहे। पिताजी अंग्रेजी में शेक्सपियर के नाटक करते थे, दतिया, मोरेना और शिवपुरी ग्वालियर में, क्योंकि वो ग्वालियर के थे। माँ तो संगीत से आई थी, उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के बेटे से संगीत सीखा था देहरादून में, और सुषमा बोस से शांति निकेतन में संगीत सीखा था। फिर मैं थिएटर में आया तो कारण जी मिले, तो संगीत और कविता, साहित्य, ये सब मेरे ब्लड में आ गए, मेरे जीन्स में आ गए। और यही है जिसके कारण मैं आज तक रंगमंच पूरे उत्साह से कर रहा हूँ। 20, 22, 25, 30, 35 साल की उम्र तक रंगमंच में उत्साह बहुत लोग दिखाते हैं, लेकिन 60 साल मैं एक युवाओं से ही उत्साह रखता हूँ, एक बच्चे से ही उत्सुकता रखता हूँ, और वो संपत्ति साहित्य, कविता, संगीत से। सर, चूंकि समय का अपना अभाव है, एक आखिरी प्रश्न और हम जो फेसबुक से हमारी ऑडियंस ने पूछा है
वो लेकर इस सेशन को खत्म करेंगे। स्कूली शिक्षा में जो हमें ड्रामास पढ़ाए जाते हैं वह सब कुछ शेक्सपियर से लेकर और भी जो अन्य बड़े नाटककार हैं वो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम थिएटर है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इनमें क्या कुछ समानता है और क्या कुछ भिन्नता है जो स्कूली शिक्षा में हमें पढ़ा दिया जाता है, या वो एक खाना पूर्ति मात्र कर दी जाती है? बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। बचपन में हम सब ने कालिदास के बारे में सुना है, प्रेमचंद की कहानी पढ़ी है, निराला की कविता पढ़ी है, सुमित्रानंद पंत की कविता पढ़ी है, मैथी शरण गुप्त की कविताएं भी पढ़ी है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया था। इल्ले 0/0 काय से कि अपन की समझ भी वैसा ही और जो पढ़ा रहा हो उसकी समझ भी वैसा ही, तो सभी पढ़े हुए हैं। भाई चक्कर ये है कि कालिदास को पढ़ाने के लिए वैसा शिक्षक भी तो होना चाहिए। अब आपने बोल दिया कि गणित के टीचर को पार्ट टाइम में पढ़ा दो, तो गणित का टीचर तो गणित का टीचर है ना, वो आपको कैसे पढ़ाएगा कालिदास, शेक्सपियर और शरद चंद्र चटर्जी और प्रेमचंद? ये हमारे यहाँ के दुर्भाग्य है कि अंग्रेजी में एमए डिपार्टमेंट जो है थिएटर के, वहाँ जो प्रोफेसर्स लोग हैं उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना कभी थिएटर किया है, ना कभी थिएटर देखा है और ना कभी उनका थिएटर वालों से कोई परिचय है। उन्होंने पीएचडी की होगी, एमफिल डीलिट कर ली होगी और उसके आधार पर समरी लेके हेमलेट पढ़ा लेते हैं, तो उसी के आधार पे एमए हो जाता है। लेकिन वो एमए नहीं होता, वो एमए होता है। एमए हमको रंगमंच से जब तक जुड़ाव नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। देखिए रंगमंच वाला तो यथार्थवादी नाटक करिए तो आपको बोलेंगे चरित्र का मनोविज्ञान समझो, आप एमए हो जाते हैं साइकोलॉजी में। आप भारतीय को कालिदास और शेक्सपियर करते हैं ना, आप लिटरेचर के एमए हैं साहब, 2-3 एमए तो पॉकेट में आ जाते हैं थिएटर करने से। उसके लिए कोई एमए का कोर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे यहाँ प्रैक्टिशनर्स लोग यूनिवर्सिटी और ड्रामा में, थिएटर में, स्कूल्स में नहीं है। वो किसी को पार्ट टाइम दे देते हैं, तो वो कैसे करें? जब तक 10वीं क्लास के लेवल पर इसको एक पेपर नहीं बनाया जाएगा, यूनिवर्सिटी लेवल पर इसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होगा, ना तो रोजगार की संभावना बढ़ेगी, ना आने वाले लोगों की सुरक्षा मिलेगी और ना ही इसका विकास और विस्तार उस रूप में हो पाएगा जैसा आज के अर्थ युग में चाहिए। पहले एक्टर लोग थे जबलपुर में, हम लोग 16 किलोमीटर साइकिल से जाते थे रेलवे कॉलोनी से चिंताबाई कॉलेज, और रात को 11 बजे वहां से आते थे। दिन भर कॉलेज होता था, शाम को क्रिकेट होता था, उसके बाद ये और एक कट चाय मिलती थी और संडे के दिन जो है एक समोसा मिलता था। पर आज आप ऐसी रेसल नहीं करवा सकते। लोग बोलेंगे साहब आप पैसे नहीं देते, हमको कन्वेंस के पैसे चाहिए, आपने अकेले बैठ के चाय पी ली, हमें नहीं पिलाई, बल्कि हमें पिलाई लेकिन आपने बिस्कुट भी खाए थे, हमें बिस्कुट नहीं दिए। तो आज समय बदल गया है, अर्थ मुद्रा राक्षस बहुत मुख्य भूमिका में आ गया है। तो जब तक यूनिवर्सिटी लेवल पर इसको एक रोजगार के रूप में नहीं हम अपनाएंगे, हम स्कूलों में पीटी टीचर रखते हैं, तबला टीचर रखते हैं, थिएटर टीचर रेगुलर नहीं रखते। सिर्फ दिल्ली में है ये कि 35,000 रुपए देते हैं थिएटर टीचर को। आप अपने शहर में जाइए, बोलिए हम नाटक के टीचर बनना चाहते हैं, प्रिंसिपल आपसे पूछेंगे नाटक क्या होता है? तो आप बोलोगे नाटक ये होता है और मैं बच्चों से नाटक करवाऊंगा, तो बोलेंगे बेटा नाटक तो करवाओगे, काम क्या करोगे? क्या है ये बुद्धि का प्रॉब्लम है। लेकिन उम्मीद है आज की नई पीढ़ी इसका भी कोई रास्ता निकालेगी। ठीक जी सर, बहुत ही आपका कमाल का जवाब था ये। और मेरे ख्याल से हम अब सेशन को खत्म कर सकते हैं यदि आप दोनों की। बहुत अच्छा लगा संगीत, आपको भी देख के बड़ा अच्छा लगा, बड़े दिन बाद देखे। फोन किया कीजिए, मिला कीजिए, व्हाट्सएप किया कर दीजिए। और हाय डुडलिंग, हर्ष आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सागर में बहुत आता हूँ, सागर तो हमारे दोस्त लोग भी बहुत हैं, चेले भी हैं। और हम तो राम साहेब पांडे जी को जानते हैं, उनके बेटे संतोष को जानते हैं, राजकुमार रैकवार को जानते हैं, उनके पिताजी को जानते हैं। और यूनिवर्सिटी में परफॉर्मिंग आर्ट्स में जब मुकेश तिवारी और शिववर्धन पढ़ रहे थे, उसके पहले मैं वहां पढ़ाने भी गया था 4 बार 5 बार। तो सागर से अपना बहुत नौनो कनेक्शन आए। जय रंगमंच।
बहुत बहुत धन्यवाद आलोक दा और संगीत भाई, आप हमारे साथ जुड़े और रंगमंच की बहुत सारी बारीकियों से हमें अवगत आपने कराया। निश्चित तौर पर जो भी दर्शक ये सेशन देख रहे होंगे वो आज बहुत एनलाइटन होके जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद डूडलिंग वर्ड्स की ओर से मैं आप दोनों का करता हूँ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बाय। और देवियों और सज्जनों, हमारे अगले सेशन के होस्ट और गेस्ट दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदरणीय भावना जी इस सेशन को होस्ट करेंगी और राघवन सर हमारे बीच में हैं और ये सेशन होने वाला है फिल्म और इल्म पर चर्चा इसमें होगी। तो मैं हर्ष से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हर्ष प्लीज इस सेशन को आप फैसिलिटेट करें और मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much. Poetry is an English poetry, so please bear me. And the title of my poetry is I Bleed. Menstrual hygienic day निकला है तो उसी से related है, menstruation से related है. So here it goes. Whisper, whisper, stop whispering, just stay free. Yes, I bleed. I bleed my blood out every month, 5 days a week. I bleed and repeat. I bleed and repeat. Yes, I bleed. Punch me here if I am wrong. Get up and get away from my suffering song. I'm just countering some basic norms, some bloody, shitty societal forms. 12 years old, girl intelligent and bold, on 10th of March 2013, an auspicious day of her turning teen, found an uninvited guest, forging her fun, play and studies to rest, which she could never ever forget. MENSTRUATION, menstruation. Such a shy word to speak, but forging on the harsh reality today, I speak. Yes, I bleed. 12 years old, girl intelligent and bold, on 10th of March 2013, an auspicious day of her turning teen, found an uninvited guest, forging her fun, play and studies to rest, which she could never ever forget. Pissing her mood down, frustrations and anxieties on, causing an unknown pain, shock. Oh, pain, just F off. Little did she knew it was a blessing in shower. She was in need of more love, more chocolates, and more power. Little did she knew it was a blessing in shower. She was in need of more love, more chocolates, and more power. Menses month and me in the moon, no more the child of silver spoon. Quash! This adulting game, they call it the bloody shame. Boys have got the beard mode on, we departing some unfertilized eggs from. What's different? What's rare? Why is it bloody shame to share? The pain, girls can understand. The pain rolling up my back now. Oh, stop your move. Don't slide above. The pain, the backing game, the effing moodiness, the weight gain, the pain. The pain I had in dream from home to Delhi, the bloody pain. The pain I had during my boards, that immense, I couldn't even lie on the road. The pain doctor asked us to bear. The pain doctor asked us to bear. The pain, why don't you spare? I belong to the society where cigarettes are wrapped with dangerous disorders, where alcohol are freely ordered, where fights and violence are allowed, where accidents are custom, non-helping crowd, where a lot of Nirbhaya had died injustice, where religious taboos are still in practice. I couldn't share this blessed sin. I couldn't buy one sanitary napkin without newspaper wrapped or black polythene.